हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को कल जो है मैंने आपको कहा था कि आपको जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पर लाइव मिलेंगे। बाकी वाले सारे क्वेश्चन जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो 1 घंटे में केवल अपन 25 क्वेश्चन कर पाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा बातें होने के कारण जो है वो अपन क्वेश्चंस को जो है वो ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। तो मैं भाई ये चाहता हूँ कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, इसलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आप कर पाओ। ठीक है ना। और उसी उद्देश्य से जो है वो कल 25 क्वेश्चन के अलावा बाकी वाले 75 क्वेश्चन सिर्फ अपन 1 सवा घंटे में कर लेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है ना। तो आपको कोई कोई ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा है लाइव करवाते हो तो हमें आंसर देने का टाइम मिल जाता है। तो आप देखो आपके पास वैसे भी रिकॉर्डिंग है, तो जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप उसको क्या कर दो, टैप कर दो। ठीक है ना। टैप मतलब उसको बंद कर दो और इसके बाद में क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लो। इसके बाद में वापस से जो है वो इसके आगे करके सॉल्यूशन देख लो। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वो टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने का। ठीक है ना। यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ने का जो है वो ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। रीजन ये है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। मैं आप चाहता हूँ कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों के जो है वो सॉल्यूशन पहुंच पाए। और इस एम को जो है अगर पूरा करना है तो ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको करने पड़ेंगे। मेरे को थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, एकदम रैपिड चलना पड़ेगा, रैपिड फायर जैसे। ठीक है ना। तो अपन जो है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे जिसमें से आज जो है वो अपन फिजियो प्लस एना के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रुमांथियों में कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बनने वाला एसिटिक अम्ल से निर्मित होने वाला संघटक होता है। तो आप सभी को पता है कि 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से जो है वो 3 तरह के पदार्थ बनते हैं, और उनमें से सबसे पहला देखिए कौन सा होता है। एक तो बनता है एसिटिक अम्ल, एक तो बनता है एसिटिक अम्ल, दूसरा जो है वो बनता है प्रोपियोनिक अम्ल, और तीसरा जो है वो बनता है ब्यूटायरिक अम्ल। 3 प्रकार के जो है वो वसीय अम्ल बनते हैं, और इनमें से सबसे पहला जो होता है ये एसिटिक अम्ल जो होता है वो दुग्ध वसा का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर बार मैं क्वेश्चन देता हूँ और ये पूछा हुआ क्वेश्चन, एलएसए में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, वापस भी आ सकता है। एसिटिक अम्ल वसा का निर्माण करता है। प्रोपियोनिक अम्ल जो होता है वो दुग्ध शर्करा यानी कि लैक्टोज जो होती है उसका निर्माण करता है। और तीसरा जो ब्यूटारिक एसिड होता है वो कीटोन बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल से निर्मित होने वाला संघटक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर दुग्ध वसा। ठीक है। देखो आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, और दिमाग लगाना भी है तो सही डायरेक्शन में लगाना है, गलत नहीं करने। इसका मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई एबोमेसम में एचसीएल का स्त्रावण, तो एक ट्रिक बताई थी मैंने पीओएचसीएल। याद आ रहा है सभी को पीओएचसीएल? जो वीडियो लगातार देख रहे हैं, जो मुझसे लगातार जुड़े हुए उनको याद है ये पीओएचसीएल। पी से पैराइटल, ओ से ऑक्सिलिटी। तो जी सेल जो कि गैस्ट्रिन का स्त्रावण करती है। एसिनी कोशिका जो होती है वो अग्नाशय में पाई जाती है। मुख्य कोशिका जो होती है, अगर आपको बताओ, चीफ सेल जो कि पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, और ये पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन का स्त्रावण करती है। पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन का स्त्रावण करती है। और पैराइटल सेल और ऑक्सिलिटिक सेल जो होती है एचसीएल का स्त्रावण करती है यहाँ पे। तो याद रखना है पीओएचसीएल, पैराइटल सेल और ऑक्सिलिटिक सेल एचसीएल का स्त्रावण करती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है ना। देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपन, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस देख रहे हैं। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में बदलने के लिए एंजाइम हमेशा याद रखना है एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन को किस में बदलता है, ट्रिप्सिन में बदलता है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्लियर। अगला, अवायवीय परिस्थितियों में ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें कितने एटीपी बनते हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कई बच्चों ने आंसर किया है 2 एटीपी, और गलती से जो है वो उसमें भी 2 एटीपी आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर किया उसमें भी 2 एटीपी लिखा हुआ था। तो भाई ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जो अवायवीय होती है, अवायवीय परिस्थितियों में 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है किण्वन प्रक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है किण्वन प्रक्रिया। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें 8 एटीपी बनते हैं। तो आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, सी होगा इसका। ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा 8 एटीपी बनते हैं,
लेकिन जो किण्वन प्रक्रिया होती है उसमें क्या हो जाते हैं, 6 एटीपी जो है वो यूज हो जाते हैं, और इसी रीजन से जो है वो शुद्ध लाभ जो होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो शुद्ध लाभ होता है वो कितना होता है, 2 एटीपी का होता है। इसने पूछा है ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो कितने एटीपी बनेंगे, सी 8 एटीपी जो है वो बनते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी स्टूडेंट जो है वो टेस्ट दे रहे हैं उनमें से अगर कोई एक आधा भाई गलत ऑप्शन अगर आपको लग जाता है तो सारी चीजों का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। और यही रीजन है कि मैंने आपको बोला कि आप टेस्ट सीरीज में जो है वो बिल्कुल बेफिक्र है, सभी के सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलेंगे, और जो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि हाँ मैं ये जो बता रहा हूँ वो आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी रीजन से मैंने आपको कहा कि टेस्ट सीरीज में सभी को ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज सभी को देनी है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो 7877445621 पर मैसेज करके टेस्ट सीरीज का लिंक ले लें, ठीक है। एमसीक्यू बुक जो है वो जिसने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है वो एमसीक्यू बुक ले सकता है, और जो मॉक टेस्ट वाली बुक है वो आपके बन रही है, वो भी 1 तारीख तक जो है वो आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों चीजें जो है वो सारी आपकी भलाई के लिए जो है वो मार्केट में आ रही है, ठीक है ना। और आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा जो है वो बाण आ रहा है मॉक टेस्ट, क्योंकि वो देने के बाद में आपका सिलेक्शन जो है वो आपको लग जाएगा कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि हम जो है जो मॉक टेस्ट बना रहे हैं उसमें कोशिश हम कर रहे हैं कि 140 क्वेश्चंस जो है वो आपके डायरेक्ट टारगेट किए जाए 150 में से, मतलब आपके 150 में से 140 तो उसी मॉक टेस्ट वाली में से आ जाएंगे, और जिसकी आप प्रैक्टिस जो है वो करके जाओगे एग्जाम से 15 दिन पहले, ठीक है ना। और उसी टाइप से हमने उसको डिजाइन किया, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी ये चीज है कि मॉक टेस्ट के साथ में जो है मैं ये प्रोवाइड करूंगा आपको सेल्फ जो है, मेरी खुद की जो है वो कंसल्टेंसी, मेरी खुद की जो है वो डाउट सॉल्यूशन चीजें, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कभी भी जो है वो, मैंने आपको जो मैसेज में नंबर दे रखे थे, ठीक है, 787747745621 पर जो है वो आप मैसेज कर दीजिए, आपको सभी प्रकार के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको एमसीक्यू बुक के बारे में जानना है तो वो मिल जाएगा, यदि आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है तो वो भी आप जो है वो जान सकते हो। और तीसरी वो चीज है जो कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, मॉक टेस्ट 15 टेस्ट, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, ये तीनों चीजें जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। इस नंबर पे आपको बता दिया जाएगा कि किस नंबर से किस कहां से जो है वो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एमसीक्यू सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है और मॉक टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आंसर हो जाएगा इसका सी। थोड़ा फटाफट से देखेंगे आप, क्रेब्स चक्र जो होता है वो कोशिका के किस कोशिकांग में पाया जाता है, तो ध्यान रखना क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यही होता है जो कोशिका का शक्तिग्रह है, ठीक है ना। अब पुराने टाइम में जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बहुत टाइम से, कोशिका का शक्तिग्रह कौन सा है, तो इस बार घुमा करके ये पूछा जा सकता है क्रेब चक्र कोशिका के किस कोशिकांग में पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन के पाचन व अवशोषण के पश्चात, मतलब खाना पच गया और पचने के बाद में अगर अवशोषण हो गया तो अवशोषण के पश्चात वो चल जाता है रक्त में, और रक्त में जाने के बाद में निराविषीकरण कौन सा अंग करता है, तो ये मैंने बताया था आपको कि निराविषीकरण करने वाला अंग जो होता है वो लिवर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब ये फायदा आपको मिल रहा है कि जितनी बार जो है वो आप मेरे वीडियोस देखोगे, ठीक है ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस नए होंगे, कुछ क्वेश्चंस पुराने होंगे, और पुराने वाले आपके जो है वो दिमाग में डायरेक्ट क्लिक हो जाएंगे, हाँ डी सर ने ऐसा बताया था, ठीक है ना। और जो बातें सुनी हुई होती है वो ज्यादा एग्जाम में याद रहती है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसको चाहे 2x करके देख रहे हो चाहे 1.5x करके देख रहे हो, सारे वीडियोस को सुनते रहो ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये सर ने बताया था, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर 32वें में, उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता के आधार पर नाइट्रोजन या अवशिष्ट पदार्थ, ये मैंने क्लास में भी लिखा रखा है, सबसे ज्यादा जो है वो जल चाहिए किसको, अमोनिया। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसके बाद में जो चाहिए वो चाहिए यूरिया को, और इसके बाद में चाहिए यूरिक अम्ल को। तो यहाँ पर यूरिया कहाँ दिख रहा है, अमोनिया कहाँ दिख रहा है, ये अमोनिया हो गया, ये रहा अमोनिया, इसके बाद में यूरिया, और फिर इसके बाद में यूरिक एसिड, यानी सबसे ज्यादा जल चाहिए किसको, अमोनिया को, फिर चाहिए यूरिया को, और फिर चाहिए यूरिक अम्ल को। आंसर हो जाएगा इसका ए। 33, ब्रश बॉर्डर संरचना जो होती है ये पाई जाती है पीसीटी में, और होता क्या है कि जब जीएफ बनता है, जीएफ मतलब ग्लोमेरुलर चनित्र जब बनता है, तो पीसीटी में क्या होता है, इसका अवशोषण होता है, और इन्हीं के अवशोषण के लिए, क्योंकि 70 से 80%, याद रखना एक क्वेश्चन और बनता है,
ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, तो पीसीटी में। तो अवशोषण के लिए जो है वो ब्रश बॉर्डर संरचना पाई जाती है। आंसर हो जाएगा इसका सी। तो वो कितना फटाफट चल रहा है, अपन नए क्वेश्चंस भी देख रहे हैं और फटाफट भी चल रहे हैं। हेनले लूप के समानांतर आपको पता होगा इस तरह से ये पीसीटी होती है, पीसीटी के बाद में ये हेनले लूप होता है, और हेनले लूप के जो है वो समानांतर इस तरह से जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है, और वो स्ट्रक्चर जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। तो याद रखना, ये जो वासा रेक्टा होती है ये क्या करती है, पदार्थों का विनिमय करती है, ठीक है ना। हेनले लूप के साथ में जो है ये पदार्थों का विनिमय करती है। तो आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। 34वें का हो जाएगा सी। 35वें का देखिए, इसके बाद में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर उपकरण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जेजी एपरेटस। जेजी एपरेटस या जेजी उपकरण जो होता है वो किसके बीच में पाया जाता है, तो अगर आपको पता हो तो हेनले लूप की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। जो मेरे से पढ़े हुए वो तो बड़ी जल्दी आंसर दे देंगे, ये मुझे पता है। तो डीसीटी जो होती है, वो डीसीटी जो है वो क्या कर जाती है, जो अभिवाही धमनिका होती है, ठीक है ना, जो अभिवाही धमनिका होती है उस अभिवाही धमनिका के साथ में जो है वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो एक उपकरण का निर्माण होता है जिसको अपन कहते हैं जेजी उपकरण। तो याद रखना, नेफ्रॉन की अभिवाही धमनिका, आंसर क्या जाएगा देखो, नेफ्रॉन की अभिवाही धमनिका और डीसीटी के मध्य जो है वो क्या पाया जाता है, जेजी उपकरण पाया जाता है। इसके कार्य में याद रखना है, रेनिन हार्मोन जो होता है उसका स्त्रावण करता है, और यही रेनिन हार्मोन रास RAAS यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसकी जो है वो इसका सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको याद रखना है। ये रेनिन को स्त्रावित करता है और रेनिन जो होता है वो रास को एक्टिवेट करता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिए, मूत्र किसका, कौन सा ऐसा पशु है जिसका मूत्र वैसे तो सभी का पारदर्शी होता है लेकिन अपारदर्शी और क्लाउडी होता है, और उसमें याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट के जो है वो लवण भी पाए जाते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के लवण जो होते हैं वो घोड़े के मूत्र में पाए जाते हैं। ये याद रखना है आपको, ये डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा कौन सा पशु होता है जिसका मूत्र अपारदर्शी होता है, और उसके क्लाउडी का मतलब क्या होता है, श्लेष्मा युक्त होता है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, मूत्र जो होता है वो पारदर्शी होता है, पारदर्शी मतलब उसके आर पार दिखता हो, लेकिन इनका जो मूत्र होता है वो पारदर्शी नहीं होता, वो अपारदर्शी होता है। आंसर याद रखना है सी। 37वां क्वेश्चन, मूत्र निर्माण के दौरान कौन सा हार्मोन जो होता है वो पोटेशियम और सोडियम का नियमन करता है, तो याद रखना है इसका आंसर होगा एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है, एल्डोस्टेरॉन जिसे जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी अपन कहते हैं, और यह जो है याद रखना, यह सोडियम का तो करता है अवशोषण, यह जो है वो सोडियम का करता है अवशोषण और पोटेशियम का ये करता है स्त्रावण, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एडीएच के बारे में जानते हो, जल का अवशोषण करता है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है यह आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। रेनिन जो होता है वो रास सिस्टम जो होता है, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। 38वें का देखिए, पक्षियों के मूत्र में नाइट्रोजन उपापचय का जो है वो अंतिम उत्पाद जो है वो कौन सा होता है, तो पक्षियों के मूत्र में जो है वो नाइट्रोजन, पक्षी जो होते हैं इनमें क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जो है वो LSA 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो मेन इंपोर्टेंट है, याद रखना कि पक्षी जो होते हैं इनमें तो बनता है यूरिक अम्ल, ठीक है ना। रेप्टाइल्स हो गए और पक्षी, इनमें जो है वो क्या बनता है, यूरिक अम्ल। मेंढक में, ह्यूमन में ये बनता है कौन सा, यूरिया। और जो अमोनिया होता है वो जितनी भी मछलियां हैं, ठीक है, मेनली फ्रेश वाटर फिशेज जो होती है उनमें बनता है, ठीक है ना। और वाटर वाले जो भी जानवर होते हैं उनमें जो है वो कौन सा बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो बी। अगला क्वेश्चन है, किडनी की सभी ग्लोमेरुलस से प्रति मिनट परानिस्यंदित होने वाले छनित्र की दर क्या कहलाती है, तो ये मैंने बताया था कि ग्लोमेरुलस से छन्ने की जो दर है, छन्ने मतलब क्या हो जाएगा इंग्लिश में, फिल्ट्रेशन। तो देखो नाम से बदल रहा है, ग्लोमेरुलस का जी ले लिया अपन ने, एफ का ले लिया फिल्ट्रेशन, तो जी एफ, और रेट क्या हो जाएगा, GFR हो जाएगी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो याद रखना, किडनी के सभी ग्लोमेरुलस से जो है वो प्रति मिनट जो है जो छन्ने की दर होती है उसको अपन कहते हैं GFR। मुर्गे में जो है
वो क्या होता है, मूत्र, मल तथा वीर्य एक ही द्वार से निकलता है और उस संयुक्त द्वार को जो है वो अवस्कर छिद्र या फिर क्या कहा जाता है, क्लोएका कहा जाता है। ये याद रखना डायरेक्टली, ठीक है ना। मुर्गा जो होता है देखो कितना फटाफट से जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें लाइव में नहीं हो पाती क्योंकि लाइव में मैं कल जो है वो लगातार कमेंट्स देख रहा था, ठीक है ना। और कमेंट्स देखना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे विद्यार्थी होते हैं, कई सारे ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि इस बात करना, और मैं जो है वो बहुत थोड़ा सा अभी पजल्ड हो रखा हूँ, बिजी हो रखा हूँ, तो सबको जो है वो रिप्लाई 787 वाले पे नंबर पे नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। उनमें से कई सारों को मेरी टीम ही रिप्लाई देती है, एक बंदा जो है वो मैंने लगा रखा है वही रिप्लाई देता है, कुछ को जो है मैं पर्सनली रिप्लाई देता हूँ, ठीक है ना। तो उनमें सभी को तो नहीं दे पाता, इसलिए कई सारे विद्यार्थी जो है वो बात करना चाहते हैं, इसीलिए जो है लाइव आता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि सबको रिप्लाई दे पाऊँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करा पाऊँ, मेरा मेन एम जो है वो हमेशा ये रहता है। और कैमरा से बात करना ये तो मैं बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ अब, कि डायरेक्ट जो है वो कैमरा से कैसे बात करनी होती है, इसलिए जो है वो लाइव में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल पाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट कर पाता हूँ। तो लाइव भी रखेंगे, देखो ऐसा नहीं है, कई सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं सर लाइव भी रखो, तो लाइव भी रखेंगे, लेकिन लाइव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन 45 मिनट का ही रखेंगे रोज, ठीक है ना, ताकि आप लाइव इंटरेक्शंस कर पाओ। अपन कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ वो लाइव कराऊँ, बाकी 50 क्वेश्चन के आसपास आपको रिकॉर्डेड दूँ, ठीक है ना, ताकि जो है वो एटलीस्ट आपको 70-75 क्वेश्चन पर डे जो है वो मिल पाए। ये ऐसा मैंने सोचा है, देखते हैं अब कितना जो है वो इन चीज़ों को कर पाते हैं। क्लियर। देखिए 40वां क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में 41वां क्वेश्चन देखिए, वक्षीय उदरीय श्वसन जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो देखो भाई, जो कुत्ता होता है उसमें तो होता है वक्षीय श्वसन, ठीक है। जो गाय और भैंस होती है उसमें होता है उदरीय श्वसन, और यदि दोनों पूछा है तो वो होता है घोड़े में, यानी कि वक्षीय उदरीय श्वसन, यानी कौन सा ऐसा अंग होता है जिसमें मूवमेंट मिलता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, वक्षीय उदरीय श्वसन जो होता है वो घोड़े में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहिर्श्वसन के लिए सत्य कथन है। तो बहिर्श्वसन के लिए मैंने ऑलरेडी सत्य पूछा है, अच्छा, तो सत्य का मतलब क्या हो गया कि इनमें से कौन सा जो है वो सही कथन है। तो क्या यह सक्रिय प्रक्रम होता है, तो सक्रिय प्रक्रम जो है वो बहिर्श्वसन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं लगती। डायफ्राम की स्थिति जो होती है वो डोम नुमा होती है, डोम नुमा और फ्लैट। तो जब अपन सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये हो जाता है फ्लैट, और जब बाहर की तरफ करते हैं तब ये हो जाता है डोम नुमा, यानी कि ये सही बोल रहा है कि डायफ्राम जो होता है वो डोम नुमा होता है। वक्स गुहा का आयतन बढ़ता है, जब अपन बाहर गैस छोड़ेंगे तो वक्स गुहा का आयतन कम हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और चौथा, प्रक्रिया में ऊर्जा आवश्यक होती है, तो ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है, तभी तो यह सक्रिय प्रक्रम नहीं होकर के निष्क्रिय है। केवल एक ही सत्य है, बाकी तीनों ही जो है वो असत्य कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद में, CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में नहीं पाया जाता। तो भाई ऐसा है, याद रखना है CO2 का, अब इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, मेरे को लग रहा है कि O2 CO2 के परिवहन से इस बार क्वेश्चन आपके 100% बनना ही है, ठीक है ना। तो याद रखना CO2 का 70% परिवहन जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, 23% जो होता है वो HB से जुड़कर होता है, और केवल 5 से 7% जो है वो परिवहन जो है वो किसके रूप में होता है, प्लाज्मा के रूप में होता है, ठीक है ना। तो इसने ये बोला हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। बाइकार्बोनेट के रूप में ये भी सही है, और प्लाज्मा में घुलकर ये भी सही है, यानी केवल WBC के साथ जुड़कर जो है वो इसका परिवहन नहीं होता। तो कितना भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले आपको, बस आपके फंडे क्लियर है ना, तो आप हर क्वेश्चन का सही जवाब दोगे, ठीक है ना। तो आपने कंसेप्ट क्लियर, और ये कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके। अभी भी जो है वो कई सारे ऐसे कमेंट आए थे, एक बच्ची का मैं कमेंट देख रहा था अभी, तो वो बोल रही है कि सर मैं क्लास रोज देखती हूँ, रोज पढ़ती भी हूँ, बहुत ज्यादा जो है वो फोकस होकर के थ्योरी पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं क्वेश्चंस गलत कर रही हूँ। तो भाई इसका मेन कारण यही है, क्वेश्चंस गलत आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। मैंने आपको टारगेट दे रखा है कि आपको एटलीस्ट जो है वो 700 क्वेश्चन, 600 से 700 क्वेश्चन पर डे करने, ठीक है ना। और तभी आपको डाउट आएंगे, क्योंकि अगर आप 2-3 बुक से लगातार जो है वो चीजें करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इसका मतलब ये टॉपिक मुझे वापस जाके पढ़ना है, ठीक है ना। और वो टॉपिक जब आप वापस जाके पढ़ोगे तब आपको जो है वो चीजें क्लियर होना शुरू होगी, ठीक है ना। तो जब आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो, ठीक है ना, उस टाइम में आपको लग जाना चाहिए कि हाँ अब ये मेरे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पर, बाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए श्वसन गुणांक कितना होता है। तो भाई सबसे पहले तो श्वसन गुणांक होता है CO2 की मात्रा बट्टा O2, जो कि यहाँ पर
हमेशा कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है 1, फैट के लिए होता है 0.7 और प्रोटीन के लिए होता है 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट का तो हो जाएगा 1, ठीक है, और 0.8 हो जाएगा प्रोटीन का और फैट का हो जाएगा 0.7। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, अगला इसके बाद में बलपूर्वक बहिर्शोषण के बाद भी जो है जब कुछ सब कुछ ही बाहर निकाल दिया तो फेफड़ों में कुछ गैसें बच जाती है, और ये आप सभी को पता है कि उस फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन जो कि बलपूर्वक बहिर्शोषण के बाद रहता है वो तो होता है आरवी। और यदि आपको बोले सामान्य बहिर्शोषण के बाद बचा हुआ तो वो कौन सा होता है, वो होता है एफ आर वी। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना एफ आर वी और आरवी, आरवी तो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि अवशेषी आयतन, और ये कब रहता है जब आपने बलपूर्वक कर दिया। लेकिन जब आप सामान्य बहिर्शोषण करते हो तो आपके जो है वो ई आर वी प्लस आर वी जो होता है वो फेफड़ों में रह जाता है, और इनको एक साथ बोलते हैं अपन एफ आर वी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, प्राकृतिक श्वसन यदि बंद हो जाए या फिर किसी तरह से जो है वो सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही हो तो सांस लेने में सहायता करने के लिए कोई बाह्य उपयोग करना। ठीक है ना, तो देखो ये है कि सांस बंद हो रखी है तो बाहर से अगर सांस दे रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो देखो डेड स्पेस तो नहीं बोल सकते, स्पायरोमेट्री तो रक्त श्वसन आयतन मापने को बोलते हैं, प्राकृतिक श्वसन तो हो ही नहीं रहा तो फिर कृत्रिम श्वसन ही होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला देखिए यहाँ पर कि सही सुमिलित करना है तो अग्नाशय, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है, तो फर्स्ट का तो हो जाएगा बी। दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स की कमी से जो है वो होता है एडिसन रोग, ये याद रखना। ठीक है, पश्च पीयूष में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है ना, और वैसोप्रेसिन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, और थायराइड जो होता है उसकी कमी से जो है वो ग्रेव रोग होता है। तो यहाँ पे मैंने चारों के बता दिए, इनमें से तुम मैच कर लेना। अग्नाशय का तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स की कमी से एडिसन हो गया, पश्च पीयूष में वैसोप्रेसिन होता है डायबिटीज इंसिपिडस, और लास्ट में थायराइड से ग्रेव बचा। देख लेना कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, या बताऊं, फर्स्ट का हो गया बी, फर्स्ट का बी, ठीक है, ये दोनों 3 मैच हो रहे हैं। इसके बाद में सेकंड का हो गया डी, सेकंड का डी यानी कि ये मैच हो गया ए, फिर थर्ड का ए, थर्ड का ए और फोर्थ का, ठीक है, ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 47 का ए। 48वां देखिए, ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है, यह ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है वो आंतरीय रस का स्त्रावण करती है। ठीक है ना, ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो आंतरीय रस का स्त्रावण करती है। आंतरीय रस जो होता है वो डियोडिनम में स्त्रावित होता है, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, तो ब्रूनर्स ग्लैंड का आंसर हो गया ए। 3F हार्मोन, 3F हार्मोन भाई इतनी बार पढ़ चुके हो आप, 3F हार्मोन क्या होता है, 3F का मतलब फाइट, फ्लाइट, और तीसरा जो है वो फियर। ठीक है ना, जब डर लगे तो या तो भाग जाओ या फिर फाइट करो, ये चीज कौन सा होता है, तो एपिनेफ्रिन है। ठीक है ना, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे जो है वो तुम्हारे अंदर जो है फोकस बढ़ जाता है। ठीक है, और वो फोकस जो होता है वो एपिनेफ्रिन के कारण ही बढ़ता है। एपिनेफ्रिन का एक अदर नेम है एड्रिनलिन। ठीक है ना, तो कोई ऐसे नहीं कि सर हमने एड्रिनलिन पढ़ रखा है, तो एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन जो होते हैं वो एक ही चीज। ठीक है, देखो 25 क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गए, मेरे हिसाब से मुश्किल से सिर्फ जो है वो मेरे हिसाब से 20-25 मिनट हुए हैं, तो उस हिसाब से अपन जो है वो सवा घंटे में या फिर 1 घंटे 20 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, अपन कोशिश करेंगे कि इसी टाइप से सारे वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सुप्रा रीनल, भाई सुप्रा मतलब ऊपरा, ये किडनी है और किडनी के ऊपर की तरफ बोल रहा है ये, तो सुप्रा रीनल ये किडनी के ऊपर, और तुम्हें पता है किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड का नाम जो है वो क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है ना, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपके जो है वो 70% क्वेश्चन सिंपल आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इतनी बार बता चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा अभी तक तो तुम्हें करने हैं, अभी तो एमसीक्यू अटेंड करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू अटेंड करो, इसीलिए हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू पहले लॉन्च की, बाकी मॉडल पेपर लॉन्च कर लेते। टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने का टाइम है, क्योंकि अभी तक तुम्हारे पास में काफी टाइम है। जब लास्ट 15 दिन बचे ना तो केवल और केवल जो है 15 या 30 दिन, जब लास्ट 30 दिन बच जाए यानी कि लगभग 13 मई से, 13 मई से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दो बैठ करके। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी मॉक टेस्ट दो, जो मार्केट में अवेलेबल है जितने भी टेस्ट पेपर अवेलेबल है, ठीक है ना,
ट्राई करो, कोशिश करो कि पर डे जो है वो एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 2 टेस्ट पेपर दे पाओ, ठीक है ना। मिनिमम आपको जो है वो 2 टेस्ट पेपर तो देने ही है, चाहे येन कैन प्रकरण कैसे भी दो, आपको मिनिमम जो है वो 2 टेस्ट पेपर देने ही है, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट जो है मैं कोशिश करूंगा आपके जोधपुर और जयपुर में अवेलेबल करा दूं। एमसीक्यू आपके जोधपुर और जयपुर अब दोनों जगह अवेलेबल, ऑफलाइन भी हो चुकी है, जालोरी गेट पे जोधपुर में अवेलेबल हो चुकी है। तो जिसको एमसीक्यू सीरीज जो है वो खरीदनी है, आप जालोरी गेट से जो है वो खरीद सकते हो, ठीक है। जिनको जयपुर से खरीदनी है, एक पायल बुक डिपो नाम से है, वहां से जो है आप जयपुर से भी जो है वो इसको परचेज कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन को मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन आपको एमसीक्यू कैसे खरीदनी है, ठीक है। आगे देखिए, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा होता है? तो देखो, इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ग्लूकागॉन जो होता है वो क्या होता है? ये भी हार्मोन है, ठीक है। और गैस्ट्रिन जो होता है वो ऑफ कोर्स किससे होता है? अमाशय से। तो केवल एक ही है यहाँ पर, ट्रिप्सिन। वैसे अग्नाशय से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, अमीनो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है ना, लाइपेज, ये सारे जो होते हैं वो किससे होते हैं? अग्नाशय से स्त्रावित होने वाले एंजाइम होते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर तो बी। कंकालीय मांसपेशी में संकुचन की क्रियात्मक इकाई, तो भाई कंकालीय मांसपेशियों में संकुचन की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है सार्कोमियर। और सार्कोमियर की परिभाषा भी आपको याद रखनी है, दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को जो है वो अपन जो है वो क्या बोलते हैं? बीच की दूरी जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? कंकालीय मांसपेशी बोलते हैं। तो याद रखना, सार्कोमियर जो होती है, सॉरी सार्कोमियर बोलते हैं, तो दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद में 1 ml दूध के निर्माण के लिए भाई 500 ml है। ये इतनी बार क्वेश्चन हो चुका है कि अपन को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। रेखित मांसपेशी, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये कई बार जो है वो कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि आप ऐच्छिक और रेखित में कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना, रेखित जो होती है, ठीक है ना, वो तो आपके एक तो होती है कंकालीय पेशी और एक आपके होती है हृदयिक पेशी। इन दोनों में ही जो है वो रेखाएं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंकालीय भी और हृदयिक भी है, तो आंसर यहाँ पर डी आएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों ने बी किया था तो वो बी गलत है भाई, डी आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा था अनैच्छिक पेशी, तो अनैच्छिक में भी तुम क्या करते हो कि कंकालीय और हृदयिक कर देते हो? नहीं, अनैच्छिक में होती है एक तो आपके स्मूथ यानी चिकनी पेशी, और दूसरी जो होती है वो हृदयिक पेशी होती है। तो ये गलत मत करो, है ना। ये बी सी वाले ऑप्शन जो होते हैं उसमें कई बार आप सोच नहीं पाते हो और ये गलत कर देते हो। तो भाई ये चीज याद रखना, सिली मिस्टेक है। फिर बाहर आके बोलोगे यार ये मेरे को पता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा जो है वो ऐसे क्वेश्चन मेरे देने का रीजन ही यही था, ताकि जो है वो आपके दिमाग से ये क्वेश्चन निकले, आपके आगे से क्वेश्चन निकले, ठीक है ना। मैं ज्यादा हार्ड भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा हार्ड इतना भी हार्ड नहीं पढ़ना है कि जो इजी है वही भूल जाओ। तो वैसा भी नहीं करना है। और इजी जो है वो खाली ऐसे भी नहीं, वो घुमा करके भी अगर आपको पूछा जाए तब भी आपको आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। देखो आगे, तो 54वें का आंसर हो गया यहाँ पर डी। 55वां, दूध में सॉलिड नॉट फैट SNF, नाम से पता चल रहा है फैट के अलावा सब है। तो मतलब कि प्रोटीन है, लैक्टोज भी है और लवण भी है, तीनों चीजें हैं, लेकिन वसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। कंकाले में मांसपेशियों में दो जेड लाइन के बीच की दूरी तुम्हें पता है, मैंने बता चुका हूं कि सार्कोमियर होती है। सार्कोमियर क्या होता है? तो देखो ऐसा है, जिसको पता है कि ये ए बैंड होता है और इस तरह से जो है वो कुछ पतले पतले यहाँ पर बैंड भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक तो क्या हो जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा ए बैंड, पूरा का पूरा यहाँ पर एक तो ए बैंड पूरा हो जाता है और आधा जो है वो आई बैंड। तो I/2 और I/2, दो I/2 मिला करके एक तो हो जाता है आई बैंड पूरा, ठीक है ना। एक तो पूरा का पूरा आई बैंड प्लस पूरा का पूरा जो है वो ए बैंड। तो याद रखना, ए बैंड प्लस आई बैंड जो होता है वो मिला करके जो है वो क्या बनता है? एक सार्कोमियर बनता है। आंसर हो जाएगा एक पूरा आई बैंड और एक पूरा ए बैंड। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 57वें का सी। शरीर की सतह जो रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है, तो भाई देखो ऐसा है, ये एनाटॉमी के अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। देखो, अपनी आगे वाली पोजीशन को तो बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाली पोजीशन को बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है ना। ये जो होती है, ये जिसमें क्या होता है, स्टर्नम जो होती है उसकी तरफ का भाग होता है वेंट्रल, और जो पीछे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल। तो ये चार चीजें याद रखनी है यहाँ पर। मीडियल का मतलब होता है बीच की लाइन जो होती है, और लेटरल का मतलब जो साइड वाली लाइन होती है,
ठीक है ना। तो साइड वाली लाइंस लेटरल होती है, बीच वाली मीडियल होती है। इसने ये पूछा है कि रीढ़ की हड्डी की तरफ जो होती है वो कौन सी होती है, तो ये वाली होती है भाई डोर्सल। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, देखो अगर किसी को कोई दिक्कत आती है वापस से 10 सेकंड पीछे करके देखा, अगर आपको नहीं समझ में आता आप 10 सेकंड पीछे करके वापस देखो। पशु के अग्रपाद के खुरों की सतह जो होती है जो जमीन को स्पर्श करती है, ठीक है ना, तो ये बोल रहा है ये वाली सतह कौन सी होती है, ठीक है ना। तो इसमें दो होती है, एक तो पामर और दूसरा प्लांटर, ठीक है ना। तो जो पामर होता है वो तो होती है अग्रपाद की, और जो प्लांटर होती है वो कौन सी होती है, पश्चपाद की। तो ये याद रखना, अग्रपाद वाली तो होती है कौन सी, पामर, और जो पश्चपाद वाली होती है वो होती है प्लांटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद में देखो कि हड्डी के निचले छोर पर जो है वो एक गोलाकार उभरी हुई संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, गोलाकार दो चीजें होती है, एक पुली के समान, अगर आपको देता है पुली के समान अगर संरचना है तो पुली जहां पर भी दे आंसर आपको हमेशा लिखना है ट्रोक्लिया। अगर पुली नहीं दे रखा है, उभरी हुई दे रखा है, तब आपका आंसर हो जाएगा कॉन्डाइल। तो यहाँ पे याद रखना कॉन्डाइल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि उभरी हुई बोल रहा है, पुली के समान नहीं बोल रहा। याद रखना, अगर आपको बोला जाता है पुली के समान तो आंसर जाएगा ट्रोक्लिया। फोसा जो होता है वो गड्ढा होता है, ठीक है। फोरामन जो होता है वो पूरा छेद होता है आर पार वाला। ग्लिनोइड जो होती है वो एक टाइप की कैविटी टाइप की होती है, स्मॉल कैविटी होती है, छोटी कैविटी होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला देखिए, इनमें से असत्य कथन कौन सा होता है, तो मूत्राशय में पाए जाने वाला जो होता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो सकता है जो स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। आंसर हो यहाँ पे ये सत्य कथन है, असत्य पूछ रहा है। संयोजी उत्तक में वसा संग्रहण जो होता है, बिल्कुल भाई एडिपोज टिश्यू होता है, एक एरियोलर होता है जो हवा का संग्रहण करता है, एक एडिपोज होता है जो कि मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसमें पाए जाते हैं। पटेला अस्थि, पटेला जो अस्थि होती है वो सीस्मोइड होती है, तो बिल्कुल वो सीस्मोइड होती है, ये भी सही है। और टीबिया, क्या टीबिया चपटी अस्थि होती है, तो टीबिया भाई बिल्कुल चपटी अस्थि नहीं होती। तो आंसर यहाँ पर असत्य कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है ना, सत्य असत्य वाले भी क्वेश्चन दिए मैंने ताकि वो भी आप जो है वो कर पाओ। और सबसे बड़ी चीज है भाई, मुझे जो है वो कई सारे विद्यार्थी जो है जिन्होंने टेस्ट दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स देखे मैंने, ठीक है ना। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनके मार्क्स जो है वो 135 140 के आसपास है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये थोड़े अभी तक कुछ बच्चे और जुड़ रहे हैं, एक बार सारे जो है वो टेस्ट एक बार दे दे, ठीक है, जो स्टार्टिंग के डेमो टेस्ट है, ठीक है ना। दो आपके डेमो टेस्ट सीरीज में टेस्ट डेमो दे रखे हैं, बाकी सारे विद्यार्थी लगभग, वैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो इसको परचेज कर चुके हैं, कुछ अगर नहीं कर चुके हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ही आपका फायदा है। अभी ऑनलाइन टेस्ट दो, इसके बाद में मॉक टेस्ट में आपके ऑफलाइन आ जाएगा। ऑफलाइन के टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट पूरे अलग है, ये याद रखना। ये टेस्ट पेपर अलग है, वो टेस्ट पेपर अलग है। अगर वो टेस्ट अलग है तो इसका मतलब ये है कि हमने सारे टेस्ट पेपर अलग बना रखे हैं। अरे इतने टेस्ट बना रखे हैं ना, तुम देते रहो बस, ठीक है ना। और कोई तुम्हें हजारों लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतने टेस्ट पेपर बना रखे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि डाउट सॉल्यूशन के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि सारे बच्चों के जिनके पास भी बुक होगी, बुक का पूरा अलग से सॉल्यूशन करेंगे। अपने जो ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है वो पूरा अलग से करेंगे, जिसमें मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, ठीक है। और जिन जिन के जो क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट होंगे, ठीक है ना, उसको अपन सॉल्व करेंगे। मैं खुद जो है वो मॉक टेस्ट वाली जो है वो नोटबुक आपके साथ में लेकर बैठूंगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। कहीं आपको जो है वो हजारों रुपए लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो बस मुझसे जुड़े रहो बहुत ही कम कॉस्ट में, ठीक है ना। मैंने आपको कल भी बोला था कि मॉक टेस्ट सबसे कम कॉस्ट में जो है मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। इवन जो मतलब बुक स्टॉल वाला रखता है, प्लस जो कोस्टिंग बनने में आती है, और प्लस जो टाइपिस्ट वगैरह जो कि कोचिंग वाले जो कि टाइपिस्ट वगैरह जो लगा रखे हैं, वो कोस्ट जो लेंगे, मैं उसमें कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे को उसमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वही आपसे ली जाएगी, ठीक है ना। तो पशु शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि संयोजी उत्तक जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक होता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से आते हैं कनेक्टिव में, कनेक्टिव में देखो, एक तो आते हैं डेंस टिश्यू, ठीक है ना। डेंस टिश्यू के में आते हैं टेंडन और लिगामेंट। जो लूज टिश्यू आते हैं उसमें एरियुलर और एडिपोज आते हैं। स्पेशलाइज टिश्यू में हड्डियां आती है, कार्टिलेज आते हैं और ब्लड आता है, ठीक है ना। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्न में से असत्य कूट छाटिए, ये पता है भाई। कॉर्डिस जो होते हैं संख्या में दो होती है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस में होती है भाई ऑस्कॉर्डिस, ऑस्कॉर्डिस तो होती है गाय में। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आज तक के इतिहास में एलएसए का ऐसा कोई साल नहीं जाता जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं,
ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, हर वीओ के पेपर में हो, चाहे वो कहीं पर भी एनाटॉमी जहाँ पे है ना, हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है ना, गाय में होता है ऑस्कॉर्डिस, ऑस पेनिस डॉग में होता है, संख्या में कितना होता है, एक होता है। ऑस ऑप्टिकस जो होता है फाउल मुर्गियों में होता है और संख्या में होता है दो। और ऑस फ्रेनिक जो होता है ये डायफ्राम में होता है। ऑस रोस्ट्रल जो होता है वो थुतन में होता है। तो एक गलत यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये बाकी सारे तीनों सही है, ये एक गलत आपको दिख रहा है, तो असत्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। हेवर्सियन और वॉकमैन कैनाल्स जो होती है वो किस में पाई जाती है, तो देखो हड्डियां जो होती है, ठीक है ना, उनमें जो है वो इस तरह से एक कैनाल पाई जाती है, इस तरह से जो कैनाल पाई जाती है उनको तो बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल। और जो इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं अपन वॉकमैन कैनाल। तो ये जो होती है वो हड्डियों में पाई जाती है, याद रखना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका बी, हेवर्सियन कैनाल और वॉकमैन कैनाल जो होती है वो किसमें पाई जाती है, हड्डियों में। सभी पशुओं में स्टर्नम अस्थि, स्टर्नम कौन सी होती है भाई, ये वाली। और ये वाली लगभग सभी पशुओं में जो है वो संख्या में कितनी है भाई, तुम्हारे कितनी है देख लो, जितनी तुम्हारे है उतनी सभी पशुओं में है। कितनी है भाई, दो है, चार है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 66। विभिन्न पशुओं के कशेरु की अस्थियों की कुल संख्या जो है वो संबंधित असत्य कथन जो है वो कौन सा है। तो इसमें क्या हुआ था कि एवरेज वैल्यू जो है वो दी हुई है। ठीक है ना, जो किसी में सही भी है, किसी में जो है वो गलत भी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिक्स 51 है, वो डिपेंड करता है कि कशेरुकियों में जो है वो कॉक्सीजियल वर्टिब्रा जो होती है वो कितनी होती है। वैसे तो अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो अपन एवरेज में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, क्योंकि घोड़े में वैसे 51-52 हो सकती है लेकिन 54 भी हो सकती है। ठीक है ना, तो वैसे इसमें 53 दी हुई है, वो गलत तो है क्योंकि अपन मानते हैं कि 51 होती है। और सुअर में लगभग 52 होती है, मुर्गे में 41 होती है, गाय में 51 होती है। वैसे देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपके होना चाहिए बोनस। और इसका रीजन ये है क्योंकि वर्टिब्रा जो होती है, कशेरुकियों की संख्या, कशेरुकियों की संख्या जो है वो कॉक्सीजियल यानी पुच्छीय कशेरुकाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, और पुच्छीय कशेरुकाएं जो होती है इनकी संख्या जो है वो सब में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, वैसे इसका आंसर ए दिया हुआ था क्योंकि अपन एवरेज जब मानते हैं तो 51 मानते हैं। ठीक है, तो इसका 66 का आंसर जो है वो मैं ए करवा देता हूँ, बोनस करवा देता हूँ 66 को। ठीक है, 66 को जो है मैं बोनस करवा देता हूँ। ठीक है, तो इससे जो है वो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में देखिए 67, निम्न में से असत्य कूट छाटिए। गाय तथा भैंस में पसलियों की संख्या 13 जोड़ी होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सही है कि गाय में जो है गाय तथा भैंस में पसलियों की संख्या जो होती है वो 13 जोड़ी होती है। घोड़े में पसलियों की संख्या 18 जोड़ी होती है। सूअर में जो है वो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी नहीं होती, उसमें लगभग जो है वो 14 जोड़ी के आसपास जो है वो पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पर वैसे भी आपको असत्य जो है वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि सुअर में जो है वो लगभग 14 से 15 जोड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पर सुअर में पसलियों की संख्या ये गलत स्टेटमेंट है, मुर्गियों में 7 जोड़ी होती है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अगला इसके बाद में कुत्तों की अस्थियों की संख्या के मामले में बताओ कि इनमें से असत्य कूट कौन सा है। तो सामने से देखने से पता चल रहा है कि भाई अग्रपाद में तो 88 है। देखो सिंपल सही है ये क्वेश्चन, देखो ज्यादा घुमाया हुआ नहीं है। आपको डायरेक्ट अगर देखोगे 208 जो होती है वो कुत्ते में नहीं होती। ठीक है ना, 298 के आसपास होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो है वो आपके स्टेटमेंट गलत है। पसलियां 26 होती है, 26 से 30 होती है वैसे। ठीक है ना, 13 से 15 जोड़ी के आसपास होती है। पश्चपाद में यहाँ पर 90 के आसपास जो है वो क्या पाई जाती है, बॉन्स पाई जाती है। कशेरुकाएं लगभग जो है वो 52 के आसपास होती है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर जो है वो हो जाएगा सी, क्योंकि कुल हड्डियां जो होती है 298 के आसपास होती है और इसमें जो है वो दिया हुआ है 208। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक सेकंड पानी पीने दो मुझे। तो देखो पशुओं के कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो पशुओं के कान में मैलियस भी होती है, इंकस भी होती है और स्टेपीज होती है। ठीक है ना,
और इनमें सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। इनमें से ये जो होती है वो हैमर शेप होती है, हथौड़े के जैसी होती है, ये एनविल शेप होती है, और ये स्टिरअप शेप होती है। वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा, बाई चांस पूछ ले तो याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों में कान में जो है वो केवल एक ही अस्थि पाई जाती है, और उसका नाम होता है कॉल्यूमेला, ठीक है ना। तो ये भी चीज याद रख लेना, ये लिख लेना, अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, जॉइंट्स। देखो भाई, जॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एलएसए 2025 में आपके एक क्वेश्चन जो है वो जॉइंट से आने ही, ठीक है ना। मैंने बस सोचा था कि जॉइंट्स का जो है वो अलग से एक लेक्चर लेंगे, बिल्कुल आपको जो है वो अलग से एक लेक्चर जो है वो लेने का मैंने सोचा था, लेकिन आज यहीं पे आ गया है तो जॉइंट्स का डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो देखो टोटल आपको कैसे याद रखने हैं, यहाँ से आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखो स्कैपुला और जो ह्यूमरस है, ठीक है ना, इसके बीच में, तो इसका देखो एक ट्रिक क्या है कि सबकी सबकी एक फिलोसॉफी, सबकी एक फिलोसॉफी, पैसा कमाओ, ठीक है ना। क्या याद रखना है कि सबकी सबकी एक फिलोसॉफी, और सबकी एक ही फिलोसॉफी है, और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो क्या करना है? पैसा कमाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये वाली स्कैपुला से लेकर के जो ह्यूमरस के बीच में हड्डियां होती है, उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, ठीक है ना। दूसरा जो जॉइंट होता है वो होता है एल्बो जॉइंट। एल्बो किसके बीच में होगा? ये वाला हो गया अगर शोल्डर। दूसरा जॉइंट कौन सा हो गया? ये ह्यूमरस होती है, ये जो है वो आपकी कौन सी हड्डी हो गई? रेडियस अल्ना। इनके बीच वाला जो जॉइंट हो गया वो एल्बो हो गया। तीसरा जो जॉइंट आपको याद रखना है, नी जॉइंट, ठीक है ना। जो नी जॉइंट होता है वो आपको याद रखना है, वो किसके बीच में हो जाएगा? वो यहाँ हो जाएगा, देखो, ठीक है ना। यानी कि रेडियस अल्ना और कार्पस, सॉरी, जो कार्पल मेटाकार्पल है उनके बीच में जॉइंट, ठीक है। इसके बाद में फैटलॉक जॉइंट हो जाएगा। फैटलॉक जो जॉइंट होता है वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा मेटाकार्पल, और जो फर्स्ट फैलेंजेस होती है यानी कि पहली अंगुलोअस्थि वाला जॉइंट जो होता है वो हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपके पेस्टन जॉइंट, ठीक है। पेस्टन जॉइंट जो होता है वो सेकंड अंगुलास्थि जो होती है, यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो होता है वो पेस्टन होता है, और लास्ट होता है कॉफिन जॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपके तीन जॉइंट हो गए, तीसरा यहाँ पर होता है। तो इस तरह से देखो क्या ट्रिक हो गई, शोल्डर, एल्बो, नी, फैटलॉक, पेस्टन एंड कॉफिन, ये जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये तो होते हैं आगे वाले पैरों के, ठीक है। दूसरे जो है, जो पीछे वाले पैर जो होते हैं पशुओं के, उनमें आपको क्या याद रखना है? उनमें याद रखना है हिप से हॉप, हिप से हॉप, हिप से हॉफ फैशन, हिप से हॉफ फैशन से पैसा कमाओ, ठीक है ना। एक ही काम है भाई, पैसा तो कमाना ही है दोनों में। और इससे एक चीज तुम्हें याद समझ में आ रही है कि जो नीचे वाले तीनों जॉइंट होते हैं, यानी कि पैरों में भी जो है ये फर्स्ट अंगुलास्थि, सेकंड अंगुलास्थि और थर्ड अंगुलास्थि वाले जॉइंट्स जो है वो सेम रहते हैं, यानी कि फैटलॉक, इसके बाद में पेस्टन और कॉफिन, ये तो सब में सेम रहेंगे। तो यानी कि तीन जॉइंट तो जो है वो आपको सेम याद रखने हैं, फैटलॉक, पेस्टन एंड कॉफिन। बस इसमें याद रखना है कि हिप, हिप जॉइंट जो होता है वो किसके बीच में होता है? जो प्यूबिक बोन होती है और फीमर जो होती है नीचे वाली, उनके बीच में होता है हिप। इसके बाद में दूसरा जो होता है वो होता है स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल जॉइंट जो होता है वो होता है फीमर और जो ये टिबिया हेबुला होती है उनके बीच में। इसके बाद में हॉक, हॉप से याद रखना है हॉक जॉइंट, और हॉक जॉइंट जो होता है वो होता है मेटाटार्सल, ये टिबिया हेबुला, मेटाटार्सल, टार्सल, इनके बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये जॉइंट्स के नाम हो गए। अब अपन देख लेते हैं आपको क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सत्य कथन कौन सा है? तो भाई हिप जॉइंट जो है वो क्या द्वितीय अंगुलास्थि में है? गलत। शोल्डर जॉइंट टिबिया में? गलत। स्टाइफल जॉइंट मेटाकार्पल कार्पल संधि में है, और एल्बो जॉइंट जो होता है वो ह्यूमरस रेडियस अल्ना में। तो स्टाइफल देख लेते हैं कहाँ है। स्टाइफल अभी मैंने बताया था आपको, स्टाइफल जो होता है वो किसके बीच में था? वो था फीमर और टिबिया के बीच में। तो इसने दिया है क्या कि कार्पल मेटाकार्पल, ये भी गलत हो गया। और लास्ट जो है वो दिया हुआ एल्बो जॉइंट ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में होता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चंस पूछा आता है, आप ट्रिक बनाओ पहले, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग सारे जॉइंट्स लिख लो। आपको 3 घंटे बहुत मिले, क्योंकि पहले 120 में जो है 2 घंटे मिलते थे, अब तो 150 क्वेश्चन में 3 घंटे मिल रहे, टाइम बहुत है।
तो गलत मत कर देना बस, ठीक है ना। अच्छे से जो है वो, मैं ज्यादा ट्रिक वैसे बताता नहीं हूँ, कभी कभी कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जब मुझे लगता है कि ये ट्रिक से याद रहेगी तभी उनकी ट्रिक बताता हूँ। तो आंसर हो गया यहाँ पर डी। अगला है स्कैपुला, हड्डी में सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। देखो होता क्या है कि इस तरह से जो है वो हड्डी होती है, इनमें क्या होता है कि एक स्पाइन होता है इस तरह से, ठीक है। और ये स्पाइन जो होता है इसका अगला हिस्सा एक्रोमियम प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो एक हुक के समान स्ट्रक्चर जिसको कोरेकोइड प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक कैविटी जो होती है वो पाई जाती है। अगर यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ जिस साइड से, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये ग्लिनोइड कैविटी हो जाएगी, और जो हुक होता है उसको कैरोकोइड प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा दो अलग अलग यहाँ पर क्या बन जाते हैं, फोसा बन जाते हैं। तो उनका रेशियो जो होता है वो सही क्या है, तो घोड़े में याद रखना 2:1 होता है, कुत्ते में 1:1 होता है, सुअर में 1:1 ही होता है, लगभग 1:1.08, जो लगभग लगभग बराबर हो जाता है 1:1 के, ठीक है। और चौथा गाय और भैंस में 1:3। तो यहाँ पे जो है वो तीनों सही है, एक गलत है, ये हो जाएगा आंसर यहाँ पर सुअर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद में 72वां कि इनमें से सत्य क्वेश्चन, सत्य कथन जो है वो क्या है, तो एक्रोमियम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था स्केपुला में होता है और ये घोड़े में अनुपस्थित होता है, ये बिल्कुल सही है। कोरेकोइड प्रोसेस जो कि एक हुक के समान संरचना होती है जो स्केपुला के पार्श्व भाग में होती है, वो कुत्ते में अनुपस्थित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्लिनोइड कैविटी या ग्लिनोइड नॉच जो है ये सुअर में जो है ग्लिनोइड नॉच वो नहीं पाई जाती, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपस्थित ऑप्शन नहीं था, वहां पर उपयुक्त सभी था, तो यहाँ पे सभी कथन सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो 72वें का आंसर हो गया डी। कार्पल बोन की संख्या जो होती है वो निम्न में से किस में, रूमिनेंट्स में देख लो, रूमिनेंट्स में जो है वो दी हुई है कितनी, 6, कुत्ते में जो है वो कितनी दी हुई है, 7, सुअर में दी हुई है यहाँ पर 8, और घोड़ी में जो है वो दी हुई है 9। तो इनमें से असत्य कूट किसका है, तो ये आपको पता है कि 7 से 8 घोड़ी में होती है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो घोड़ी हो जाएगा, क्योंकि घोड़ी में जो है ये 7 से 8 जो होती है वो कार्पल बोन होती है। वैसे 7-8 ही होती है भाई, ठीक है ना, 9 तो किसी में होती नहीं है, तो वैसे भी 9 जो है वो गलत हो गया। अगला स्प्लिंट बोन जो होती है वो किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखना एक कैनन बोन का, जो कि किसमें होती है, मेटाकार्पल होती है, और वो किसमें होती है, कैनन बोन गाय में, ठीक है ना। और जो स्प्लिंट होती है वो किसमें होती है, घोड़े में। ये दोनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जाके अभी पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्प्लिंट और कैनन दोनों इंपोर्टेंट है। निम्न में से असत्य कथन छांटिए, घोड़े की पूर्ण विकसित डिजिट जो होती है उसको मैनस कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, घोड़े की पूर्ण विकसित जो डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैनस। प्रथम अवशेषी डिजिट जो होती है उसको चेस्टनट बोलते हैं, ये भी सही है, ये याद रखना, ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सारे, ये डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना। जो अवशेषी जो डिजिट होती है, अंगुलास्थि होती है, उसको अपन बोलते हैं चेस्टनट, ठीक है। और घोड़े की दूसरी और चौथी के डिजिट जो होती है उनको बोला जाता है अर्गट्स, तो ये भी सही, ठीक है ना। जबकि घोड़े की प्रथम अवशेषी डिजिट को अर्गट बोला जाता है, ये गलत हो गया कि उसको बोला जाता है क्या, चेस्टनट। तो आंसर यहाँ पर सीधा सा आपको दिख रहा है कि असत्य कौन सा है, डी, ठीक है। चलिए, तो काफी क्वेश्चंस हो गए, अपन ने 50 क्वेश्चंस कर लिए, और अभी तक तो 6:30 हुए हैं, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अभी तक जो है वो अपन ने 1 घंटा ही जो है वो लिया है। टीबिया एबुला टार्सल मेटाटार्सल के मध्य बनने वाला जॉइंट, तो अब खुद देख लो भाई, जॉइंट्स अभी अपन ने देखे थे। चलो जॉइंट्स वाला देख लेते हैं कि टीबिया एबुला कहाँ गए जॉइंट्स, ये रहे। तो इसने बोला टीबिया एबुला और टार्सल मेटाटार्सल के बीच में बनने वाला जॉइंट, तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा टीबिया एबुला, ये तो बन रहा है किसके, ये हिप जॉइंट जो है वो तो बन रहा है किसके, प्यूबिस और फीमर के बीच में। जो फीमर और टीबिया एबुला के बीच में बनता है वो हो जाएगा स्टाइफल जॉइंट। हॉक जॉइंट जो होता है वो क्या होता है, टीबिया फिबुला और टार्सल मेटाटार्सल के बीच में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉक जॉइंट, ठीक है। तो क्या कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। तो टीबिया फिबुला और टार्सल मेटाटार्सल के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, हॉक जॉइंट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भाई साहब, पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, सभी को पता है, ये क्वेश्चन तो रेयर चांसेस में किसी का गलत हुआ होगा। नर मुर्गी में पाई जाने वाली अतिरिक्त हड्डी नुमा संरचना जो टार्सो मेटाटार्सल हड्डी की सतह के मीडियल सतह पर पाई जाती है,
तो अगर आपने देखा होगा तो मुर्गी जो है जब वो इस तरह से पैर करती है तो यहाँ पे जो है वो एक इस तरह से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है पैरों पे, और उसको जो है वो क्या बोला जाता है, स्पर बोला जाता है। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट डेफिनेशन आपको याद रखनी है और इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, स्पर। अगला देख लीजिए, निम्न में से असत्य कथन जो है वो इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं अपन कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है कि गाय जो होती है, देखो गाय में C7 तो सब में होता है, सर्वाइकल सब में 7 होती है, तो यहाँ तो जो है वो सबका सही हो जाएगा। इसके बाद में टी देख लेते हैं, तो थोरेक्स जो होती है वो 13 होती है गाय की, बिल्कुल सही है। ठीक है, घोड़े में 18 होती है, बिल्कुल सही है। सूअर में होती है 14 के आसपास, 15 के आसपास, तो यहाँ पे दिया हुआ है T10, तो ये गलत हो जाएगा। और कुत्ते में भी T13 होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना था आपको, आपको बाकी वाले देखने की जरूरत ही नहीं थी। आप अगर डायरेक्ट अगर देख लेते तो यहाँ पर आंसर जो है वो सी गलत हो रहा है। अगला देखिए, गाय घोड़ा सूअर और ऊंट में थोरेसिक कशेरुकाएं जो होती है वो कितनी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि थोरेसिक गाय में तो कितनी होती है, 13, घोड़े में होती है 18, सूअर में होती है 14 से 15, और ऊंट में होती है 12, कुत्ते में होती है 13। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है ना, कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे, अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, तो कुछ भी दे दे, सत्य असत्य कुछ भी दे दे घुमा करके, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ ले, कुछ भी दे दे, आपके बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कंसेप्ट ज्यादा थ्योरी पढ़ने से नहीं होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करने से। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, एक सेलेक्टेड बंदा जो है वो यहाँ खड़ा होकर के कह रहा है कि क्वेश्चंस करो, तो अब क्वेश्चंस करने का टाइम है। ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास में एक क्वेश्चन, एक चीज और मैं तुम्हें अच्छी बताता हूँ। मेरे पास में क्या हुआ, एक बच्चे का कॉल आया कि बोल रहा है कि सर मैंने जो है वो सेकंड ईयर अभी की थी, ठीक है ना, अभी जो है सर मैंने सोचा है कि मैं तैयारी जो है वो ढंग से करूं, तो मुझे सर जो है वो आप अब नोट्स प्रोवाइड करवा दो, तो मैं तैयारी करना शुरू करूं अच्छे से। तो भाई अभी ये नोट्स पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट जो है वो सॉल्व करने का टाइम है। ठीक है ना, अब जो है वो सेलेक्ट वही बच्चे होंगे जिन्होंने सारे नोट्स एक बार पढ़ रखे हैं, अब बस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो टॉपिक अच्छा नहीं है उसके जो है वो नोट्स पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला जो होती है वो पोल्ट्री में पाई जाने वाली ईयर ऑसिकल्स होती है। जो फाउल जो होते हैं उनमें एक ही ईयर ऑसिकल होती है, और वो कौन सी होती है, कॉल्यूमेला। एटलस और एक्सिस, भाई फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को तो बोलते हैं एटलस, और जो सेकंड सर्वाइकल होती है उसको बोला जाता है एक्सिस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एटलस एंड एक्सिस, फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये रहा सी आंसर हो जाएगा। पसलियों की आखिरी जोड़ी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, ये तो पता ही है आपको, जो कि स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, जो कि इस तरह से जो है वो खाली रहती है, उनको अपन फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, खोपड़ी की सबसे बड़ा फोरामन जो होता है वो होता है फोरामन मैग्नम, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। CSF जो होता है, जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वो मैंने आपको बताया भी था कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो वेंट्रिकल्स के कोरेड प्लेक्सस से बनता है, फिर वो फर्स्ट वेंट्रिकल में आता है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। तो ये वेंट्रिकल्स में जो आने के बीच में जो छेद पाए जाते हैं उनको फोरामन बोला जाता है। फोरामन मैग्नम जो होता है वो सबसे बड़ा है। साइनोवियल जोड़ के प्रकार नहीं है, तो ध्यान रखना, साइनोवियल जोड़ वो है जिसमें सबसे ज्यादा गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है ना, और गतिशीलता पाई जाती है इसका मतलब बॉल एंड सॉकेट ये वाला, इसमें गतिशीलता होती है, बिल्कुल सही। हिंज जो होता है ये वाला हिंज होता है, इसमें भी गतिशीलता होती है। पिवोट ये वाला पिवोट है, इसमें भी गतिशीलता होती है। सूचर माथे के अंदर क्या गतिशीलता है कोई तरह की, क्या मेरे माथा का एक भाग इधर आ रहा है दूसरा इधर आ रहा है, क्या तुमने जो है वो मेरे ऐसे सींग जो है वो ऐसे लगे हुए, या फिर अलग से कोई माथा का भाग दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। डी जो होता है वो साइनोवियल जोड़ नहीं होता, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि ये जो होता है वो रेशेदार संधि होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होता, आंसर हो जाएगा रेशेदार संधि। गर्दन में पाया जाने वाला शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट, लिगामेंट न्यूच जो होता है, ये जो है वो सबसे मजबूत लिगामेंट होता है, आंसर हो जाएगा इसका ए। लिगामेंट में खिंचाव और टेंडन में खिंचाव, इसका मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि देखो स्प्रेन और स्ट्रेन दो चीजें होती है, ठीक है, और टी से याद रखना है टेंडन में होने वाला खिंचाव,
टी से क्या याद रखना है, टेंडन में होने वाला खिंचाव, तो दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, वो किसका हो जाएगा, लिगामेंट का, खत्म मामला। तो लिगामेंट का तो हो जाएगा कौन सा, स्ट्रेंथ, और जो टेंडन का हो जाएगा वो स्ट्रेन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 87 का बी। ठीक है ना, तो ये याद रखना, लिगामेंट में और इनमें खिंचाव स्प्रेन और स्ट्रेन होता है, याद कैसे रखोगे, टी जहां है वो टेंडन के लिए, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा 87 का बी। घोड़े के आमाशय को, घोड़े का जो आमाशय होता है, इसको जो है वो दो भागों में एक लाइन बांटती है, जिनमें से एक भाग में ग्रंथिल भाग होता है जबकि दूसरे में कोई ग्रंथिल भाग नहीं होता, और इस लाइन को जो है वो कहा जाता है मार्गोप्लेटिकस। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्गोप्लेटिकस। घोड़े में सिक्किम की आकृति, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोमा आकृति का होता है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत सारे मैंने आपको इसीलिए देखो सारे पेपर्स में एक चीज मैंने रखी है, मैंने पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं बना, मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लूज नहीं करना चाहता था, है ना, मैं चाहता हूँ कि आप हर पेपर में 120 के पार जाए, ठीक है ना, और जो मैं मॉक टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ वो भी इसलिए बना रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा 120 के पार जाओ, ठीक है ना, अगर तुम ऐसे पेपर्स में 120 फोड़ने लग जाओगे सेलेक्टेड मटेरियल, ठीक है ना, और ऐसे ही जो है वो 120 जब जाने लगेंगे ना, तो तुम्हें एक वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ये लास्ट साल है, ऐसा समझ के पढ़ो, है ना, ऐसे नहीं कि अगली भर्ती और आ रही है 1000 की जो है वो और अनुशंसा भेजी हुई आ रही है, हम उसमें कर लेंगे, सिर्फ एक ही साल, लास्ट साल, ठीक है ना, चाहे 2 साल बाद में फिर परीक्षा आ रही हो, लेकिन मेरे लिए यही लास्ट साल है, ठीक है ना, ये समझ के ही जो है वो अपन को पढ़ना है। तो ट्रू स्टोमक संबंधित जो है वो सत्यकूट इनमें से छांटना है, तो गाय भैंस में सत्य आमास है, ये आपके ऑलरेडी एलएसए में पूछा हुआ है, ठीक है, 18 का क्वेश्चन है। मुर्गियों में सत्य आमास है, प्रोवेंट्रिकुलस होता है, ये भी पूछा हुआ है। ऊंट में सत्य आमास है, एबोमिज्म होता है, ये सही है, तो यहाँ पे तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। छोटी आंत के किस भाग में पित्त तथा अग्नाशय नलिकाएं जो होती है वो आपस में आके खुलती है, तो ध्यान रखना, ड्यूडिनम जो होता है उसमें पित्त नलिका और अग्नाशयी नलिका ये दोनों आकर के जो है वो कहाँ खुलती है, ड्यूडिनम में खुलती है, ठीक है ना, तो अग्नाशय और लीवर इन दोनों के एंजाइम्स जो होते हैं वो ड्यूडिनम में आते हैं और पाचन का कार्य करते हैं। अग्नाशय से संबंधित असत्य कथन, सिंपल है, अग्नाशय क्या मिश्रित ग्रंथि होती है, बिल्कुल सही है। लैंगरेंस की द्वीप कोशिकाएं बहिर्स्रावी भाग होता है, भाई अंतःस्रावी है, ये गलत हो गया। अग्नाशय का बहिर्स्रावी भाग 99% होता है, ये यहाँ पर जो है वो, ये क्या कर दिया, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, लैंगरेंस की द्वीप कोशिकाएं बहिर्स्रावी, देखो इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मेरा भी दिमाग दिमाग हैंग हो जाता है, तो मैंने आपको वैसे बताया था कि एसिनी कोशिका जो होती है वो तो होता है बहिर्स्रावी, और लैंगरेंस की द्वीप कोशिका जो होती है वो होता है अंतःस्रावी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सही है स्टेटमेंट, ये तीनों सही हो गए, ठीक है। एक सिर्फ जो है वो अग्नाशय सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 93 का देख लेते हैं। फीटस के हृदय के दोनों आलिंदों के मध्य, फीटस के हृदय के, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बताया था कि दोनों आलिंद के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र को कहते हैं फोरामन ओवेलिस, और वो जन्म के पश्चात बंद हो जाता है, तो उसको अपन कहते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक है ना, फोरामन मतलब छेद है, फोसा मतलब क्या है, गड्ढा है, तो आंसर हो जाएगा 93 का ए। हृदय का सबसे बड़ा तथा सबसे मजबूत मांसपेशीय भाग, ये मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में करवा रखा है क्वेश्चन, बायां दिल। 95, निम्न में से सत्य कथन, मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति कौन सी करती है, तो याद रखना कैरोटिड आर्टरी जो होती है, कैरोटिड आर्टरी मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति करती है। यकृत नाम से पता चल रहा है हिपैटिक आर्टरी करती है। किडनी जो होती है उसको याद रखना रीनल आर्टरी करती है, ठीक है ना। स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को सप्लाई करती है, तो यहाँ पे असत्य कथन, अच्छा इसने सत्य पूछा है, मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति हो गया, यकृत को हिपैटिक हो गया, हृदय को रक्त आपूर्ति कोरोनरी आर्टरी हो गया, तो गलती से यहाँ पर सत्य नहीं था, असत्य कथन था, क्योंकि किडनी जो होती है वो रिनल आर्टरी हो गया, बाकी सारे जो है मेरे को सही दिख रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी हृदय की जो मांसपेशियां होती है उसको सप्लाई करती है, तो ये तीनों सही है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो मैं यहाँ सॉल्यूशन करवाने के लिए हूँ तुम्हारे पास, ठीक है ना, तो आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बेफिक्र होकर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गाय की तैरती हुई किडनी लेफ्ट होती है भाई, और वो इसलिए होती है क्योंकि रूमन जो होता है ना वो कभी जो है वो फैलता है, कभी वापस से सिकुड़ता है, तो इस कारण से जो है वो लेफ्ट साइड वाली किडनी जो होती है वो क्या करती है, फ्लोट करती है,
भूख, प्यास, भावनाओं एवं मातृत्व जो होता है उसको नियंत्रित करना, ये होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है ना। ब्रेन के सिग्नल्स को जो है वो कंट्रोल करना, ये किसका काम होता है? थैलेमस का। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, ठीक है ना, श्वसन का नियमन जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो किसमें होता है? पोन्स में। और दारू पीने के बाद में संतुलन खराब हो जाता है, ध्यान रखना, सेरिबेलम खराब होने के कारण होता है, क्योंकि अपन को संतुलन देने वाला कौन होता है? सेरिबेलम। इसके अलावा सुनने में भी जो होता है जो कॉक्लिया जो होती है वो भी उसको कंट्रोल करती है। तो मेनली सेरिबेलम जो होता है वो संतुलन को जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। गाय में क्रेनियल तंत्रिकाएं, भाई याद रखना, गाय में क्रेनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है, और ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी जो है वो LSA 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। और स्पाइनल तंत्रिकाएं जो होती है, स्पाइनल का मतलब मेरुरज्जु, वो जो होती है वो 37 जोड़ी होती है। ठीक है ना। मानव में जो है वो स्पाइनल होती है 31 जोड़ी, जबकि गाय में होती है 37 जोड़ी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है ना। ये याद रखना, जितने भी स्तनधारी है, ठीक है ना, उन सभी में जो है वो क्रेनियल तंत्रिकाएं कितनी होती है? 12 जोड़ी। अगर आपको पूछ ले खरगोश में, तो खरगोश में भी 12 जोड़ी होती है। ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा? क्रेनियल तंत्रिकाएं हमेशा जितने भी स्तनधारी होती है उनमें कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मस्तिष्क के भागों के लिए सत्य कथन है, असत्य कथन है, सॉरी, असत्य कथन। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, बिल्कुल सही है। लिम्बिक तंत्र जो होता है उसमें हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ये दोनों होते हैं। तो ये दोनों लिम्बिक तंत्र होता है जो कि क्या करता है? हाइपोथैलेमस के साथ में मिलकर के सेक्सुअल डिजायर, हंसी, खुशी, इन सब चीजों को नियंत्रण करता है, वो लिम्बिक तंत्र होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल नहीं आता। मध्य मस्तिष्क में आता है आपके, एक तो आता है क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई आता है, और दूसरा जो आता है वो आता है आपके डोर्सल साइड में जो है, ठीक है ना, जो एक वहां पर एक डक्ट होती है, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। वो दो चीजें जो होती है मध्य मस्तिष्क में आती है। पश्च मस्तिष्क में आता है सेरिबेलम और पोन्स, और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी आता है पश्च मस्तिष्क में। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक है जो कि असत्य हो गया, वो हो गया सी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, फाइनली, तुम इतने दिन से बोल रहे थे सर ज्यादा करवाओ क्वेश्चन, आज 75 क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है ना। और 75 क्वेश्चन में तुम लास्ट तक जुड़े हुए हो, ये बहुत बढ़िया बात है। यही जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी है, और यही आपके सिलेक्शन की राह मजबूत करेगी। ठीक है। तो मस्तिष्क के भागों के लिए सत्य कथन, तो भाई देख लेते हैं अपन। याददाश्त जो होती है वो सेरिब्रम से होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। संतुलन जो होता है शरीर का, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, नहीं करता। संतुलन कौन करता है? सेरिबेलम। श्वसन का नियमन पोन्स करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है उसमें, मध्य मस्तिष्क नहीं करता। तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। तो इसमें सत्य कथन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही है, याददाश्त। याददाश्त जो होती है वो सेरिब्रम से होती है। तो बिल्कुल आप सभी जो है वो लास्ट तक जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप जो है वो इस पर स्क्रीनशॉट जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है। और मिलते हैं फिर से नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।